नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे सौर मंडल के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारियां। तो इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं सौर मंडल के ग्रह, द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें आपको एक सौर मंडल की इमेज दिखाई गई है जिसमें सबसे केंद्र बिंदु में है सन के जस्ट नियरेस्ट है मरकरी मीन्स बुध, इसके बाद वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 ग्रह आपको एक डॉटेड लाइन दिखा रही होगी, इसके अंदर है। और इसके आगे 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये जो बीच में बहुत डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये कुछ उल्का, क्षुद्र ग्रह और धूल के कण हैं, जो कि मार्स के बाद है और जुपिटर के पहले। तो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारा गैप है, उसी के बीच में ये उल्काएं हैं। अब ये उल्काएं क्या हैं, ये कोई ग्रह का रूप क्यों नहीं ले पाई, इन सब के बारे में हम डेप्थ से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, और सभी ग्रह के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौर मंडल के बारे में थोड़ी सी समझते हैं, फिर सभी ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हों, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह व उनके 172 ज्ञात उपग्रह हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि 9 ग्रह थे, उनमें से एक जो प्लूटो ये सबसे लास्ट में दिख रहा है, इसे अब ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया है। पहले ये ग्रह की संज्ञा में था, लेकिन अब इसे जो है ग्रह की संज्ञा में नहीं रखा गया। ओके, तो आगे देखते हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला, काइपर, घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। तो ये 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस साइड है, और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये धूमकेतु उल्काओं के उस पार है। तो इन्हीं के बारे में हम डेप्थ पूर्वक एक एक ग्रह के बारे में समझेंगे। जो सबसे पहला है वो है मरकरी, जो कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में करता है। मीन्स मतलब 1 साल यहाँ पर 87 दिन 23 घंटे का होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। मतलब जो अपनी धुरी में स्वयं परिक्रमा करता है वो 90 दिनों में अपना स्वयं का एक चक्कर लगा पाता है। जैसे कि पृथ्वी अपनी 24 घंटे में अपनी स्वयं की धुरी में एक चक्कर लगा लेती है, उसी प्रकार से जो बुध ग्रह है वो 90 दिनों में अपना स्वयं का एक चक्कर लगा पाता है, और सूर्य का एक चक्कर वो 87 दिन 23 घंटे में लगा लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 साल 87 दिन का होता है और एक दिन 90 दिनों के बराबर एज रिस्पेक्टिव पृथ्वी इसके हिसाब से होता है। आगे समझते हैं। परिणाम में पृथ्वी का 18वां भाग है। मीन्स जो इसका टोटल मास एरिया है वो है पृथ्वी का 18वां भाग। मीन्स पृथ्वी से इतना छोटा है। और बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये इमेज भी सामने दी गई है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है इसलिए इसका कलर कुछ इस टाइप दिखा रहा है। यदि वायुमंडल होता तो यही आपको नीले रंग का दिखाई देने लगता। नीले रंग का भी कोई इफेक्ट है, उसको हम बाद में बताएंगे क्यों नीला रंग दिखाई देता है पृथ्वी का। सेकंड ग्रह है वीनस, शुक्र। सूर्य से दूसरा ग्रह तथा पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे भोर का तारा कहा जाता है। मीन्स इसे सुबह और शाम दोनों टाइम पर आप देख सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। प्रातः काल यह पूर्व में और सायं काल में यह पश्चिम की ओर दिखाई देता है। सर्वाधिक लंबे दिन व रात आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? शुक्र ग्रह में। जो शुक्र ग्रह होते हैं यहाँ पर दिन भी बहुत बड़े होते हैं और रात भी बहुत बड़ी होती हैं। आकार और द्रव्यमान में ये पृथ्वी के समान और स्वरूप के समान होने के कारण इसे
क्या कहा गया है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आकार है और इसका जो स्वरूप है सेम टू सेम पृथ्वी जैसे है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया है। वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा 15 गुना है। तो जो यहाँ पर वायुमंडल है पृथ्वी की अपेक्षा 15 गुना है। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये हो गया शुक्र ग्रह। ओके, आगे देखते हैं चंद्रमा। थोड़ा चंद्रमा के बारे में समझते हैं, फिर समझेंगे मंगल के बारे में। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। मीन्स आप समझ सकते हैं 3776 किलोमीटर। पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है? अंदाजा लगाइए, आप लगा सकते हैं क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा लेकिन अप्रॉक्स बता दूंगा। पृथ्वी की जो चौड़ाई है वो है 14,000 किलोमीटर के आसपास, और लंबाई जो है ये भी 14,000 किलोमीटर के आसपास है। इन दोनों के बीच में सिर्फ 42 किलोमीटर का डिफरेंस, मीन्स जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट इसकी लंबाई है, इन दोनों में 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। और वहीं जो चंद्रमा की चौथा वो व्यास है, इसका व्यास है 3776। आप समझ सकते हैं इधर 14,000 और इधर सिर्फ 3,000, तो 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। आगे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 भाग है। आप समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन और 7 घंटे 43 मिनट की है। अर्थात ये जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। इसमें भी आप समझेंगे कि 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है, जिसे हम पूर्णिमा और अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो वो इसी कारण होता है कि 15 दिन ये पृथ्वी और सूरज के सामने वाले हिस्से में होती है और 15 दिन पीछे वाले हिस्से में होती है, जब लाइट नहीं पड़ती है। तो वो दिन और रात होते हैं। और यहीं पर यही एक कॉन्सेप्ट बनता है जब ग्रहण के भी होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो यही एक रीजन होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि तीन में से कोई आ जाता है तो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होता है। वो भी डेप्थ में समझ सकते हैं आप, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। कुछ इस प्रकार से इमेज है। रासायनिक संघटक मुख्यतः सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम का बना हुआ है, ठीक है। और क्रेटर, उल्कापति तथा ज्वालामुखी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और कुछ ऐसे लग रहा है कि यहाँ से ज्वालामुखी भी निकले हैं। ऐसी जानकारी भी कुछ मिली है चंद्रमा के बारे में। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आगे चंद्रमा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसे हम लिबनिटीज पर्वत कहते हैं या फिर लिबनीज पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट के आसपास है। तो जो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है वो है लिबनीज, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। ओके, आगे देखते हैं। चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सेलेनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोग्राफी, जो कि हम चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सेलेनोग्राफी जो चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा का 54% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। आप यदि ये सोचे कि हमें पूरी चंद्रमा दिखाई देगी, चंद्रमा सबसे पास में है पृथ्वी के, तो ऐसा नहीं है। फिर सिर्फ इसका 54% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। और चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है उसे सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहा जाता है। जो आप हिस्सा नहीं देख पा रहे हैं उसे आप सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहा जाता है, जो कि एक समुद्र जैसे दिखता है। ओके, नेक्स्ट, चंद्रमा सूर्य की भांति भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। जैसे कि अपनी पृथ्वी 23.5 अंश में झुकी होने के कारण उत्तरायण और दक्षिणायन में दिखाई देता है, उसी प्रकार से चंद्रमा में भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। चंद्रमा 290 अंश उत्तरी से 280 दक्षिणी के बीच 29.9 दिनों में भ्रमण करता है। तो ये जो उत्तरी अक्षांश और देशांतर है इसके बारे में बात कर रहा है, जिसे हम संयुति मास कहते हैं। इसको ज़्यादा आप अच्छे समझना चाहें तो आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं। आगे देखते हैं।
पूरे सौर मंडल में सामान्य उपग्रह में बहुत बड़ा है। यह पृथ्वी के आकार का 1/4 है। सामान्य उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का 8वां भागों से होता है, लेकिन जनरली ये 1/4 है। ओके। और चंद्रमा का जो करीब का क्रेटर है उसे हम बोलते हैं क्वेलियस, जो कि सबसे बड़ा है, 30,000 फीट का है। ओके। आगे देखते हैं, जो टाइको कोपरनिकस है ये चंद्रमा आगे देखते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 40,336 किलोमीटर है। वह न्यूनतम दूरी 35,434.08 किलोमीटर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो पृथ्वी का आकार है वो एक तरफ से झुका हुआ है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो कभी उसके नियरेस्ट हो जाती है, कभी उससे दूर हो जाती है। तो ये 5,000 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो न्यूनतम दूरी 35,434, ये 0 पॉइंट किस बार लगना था, वैसे 35,434.08 है। और जो मैक्सिमम दूरी है वो 40,336 है। और आप समझ सकते हैं कि जो चंद्रमा की आयु है वो है 460 करोड़ वर्ष। तो ये कुछ चंद्रमा के बारे में बेसिक जानकारी थी। आगे देखते हैं पृथ्वी, अर्थ ऑफ द ब्लू, अर्थ ऑफ द अर्थ, या फिर हम इसको ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं। आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं, बट फिर भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आकार में पृथ्वी का स्थान जो है सभी ग्रहों में से 5वां स्थान है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा गया था। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग पानी व वायुमंडल के कारण नीला दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि यहाँ पर वायुमंडल है, इसलिए यहाँ पर जो कलर दिखाई देता है वो अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। और आपको पता भी होगा कि 1/3 भाग में, 3/4 भाग में पानी है और 1/3 भाग में सिर्फ स्थल है। तो ज्यादातर पानी होने के कारण भी नीला दिखाई देता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसके बारे में आपने अभी संक्षिप्त में जानकारी देखी थी, वो है चंद्रमा। आगे देखते हैं रेड प्लैनेट। अभी हम देख रहे थे ब्लू प्लैनेट्स, अब आगे समझते हैं हम रेड प्लैनेट्स के बारे में, जिसे हम मार्स या मंगल ग्रह बोलते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में। सूर्य से चौथा ग्रह, सूर्य की परिक्रमा 1 साल 321 दिन तथा आकार जो है इसका अंडाकार है। तो आप समझ लीजिए कि 1 साल 321 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। मीन्स 365 दिन तो ये हो गए और 321 दिन ये हो गए। तो आप समझ लो कि 750 के समथिंग हो रहे हैं, तो 776 के आसपास। तो ये जो है 1 साल होता है इसका मंगल का। आगे रासायनिक संगठन इसका जो है, जो इसका रासायनिक संगठन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, नाइट्रोजन 2 से 3% है और आर्गन यहाँ पर 2% है और कुछ मात्रा में बर्फ, अमोनिया व मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये कुछ इसका रासायनिक संघटक था। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ग्रह एकदम लाल कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो मंगल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, या फिर हम पर्वत कह सकते हैं, जो कि ज्वालामुखी वलित है, तो जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये है निक्स ओलंपिया। मंगल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वलित पर्वत है निक्स ओलंपिया। आगे देखते हैं, मंगल के 2 उपग्रह भी हैं जिसे हम फोबोस और डिमोस के नाम से जानते हैं। आप देख रहे थे बुध और शुक्र में एक भी उपग्रह नहीं थे, पृथ्वी में एक उपग्रह था चंद्रमा, और मंगल में 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। आगे देखते हैं, मंगल व बृहस्पति के बीच कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूल के कण हैं। उनके बारे में वैसे तो वो इतना सारा डेप्थ है कि कहना, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में आपको समझा देता हूँ कि जो क्षुद्र ग्रह हैं या उल्काएं हैं, तो जब पृथ्वी या फिर ये सब ग्रह बन रहे थे, जैसे पृथ्वी जब बन रही थी, तो जब ये कहीं अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ, आपको पता ही होगा कि जो इतने ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं विस्फोट के कारण बने हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते 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 ये गोल आकार के हो गए और कुछ दिनों बाद ये
गर्म उल्कापिंड होने के कारण धीरे धीरे ठंडे होते गए, ठोस रूप धारण कर लिए, तो ये ग्रह बन गए। लेकिन जो मंगल और ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारी छोटे छोटे उल्काएं दिख रही हैं। तो ये भी जो है तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, लेकिन ये एक ठोस आकार में तो बन गए, लेकिन एक गोल आकार में नहीं बन पाए, और ये अलग अलग रह गए, टुकड़ों में रह गए, ये जुड़ भी नहीं पाए। और ये भी चक्कर लगा रहे हैं सूरज का, ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, ये भी सभी ग्रह की भांति चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बहुत सारे धूल के कण हैं, कुछ उल्का पिंड हैं, कुछ धूमकेतु हैं। आप लोग सुनते होंगे कि जब पृथ्वी के पास या फिर किसी ग्रह में कुछ उल्काएं गिरते हैं तो अपन इसे अपनी भ्रांतियों के हिसाब से कहते हैं कि तारा टूटकर गिर रहा है, उल्काएं गिर रही हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नियरेस्ट ग्रह है वो अपनी ओर खींचते हैं, और जो कोई ऐसा टुकड़ा है जो जिसका गुरुत्वाकर्षण एक समय तक के लिए क्षीण हो जाता है और उस ग्रह की ओर वो खींचने लगता है, या फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा हो जाता है और उसको घूमने का वो कम हो जाता है, तो वो पृथ्वी या फिर इन ग्रहों की ओर खींचने लगता है। तो आपको पता है कि जब ये आते हैं तो ऊपर अंतरिक्ष का जो तापमान है, कहीं पर गर्म है, कहीं पर ठंडा है, कहीं पर गर्म है, कहीं पर ठंडा है। तो ये जो पृथ्वी पर आता है, कोई टुकड़े इतने बड़े होते हैं कि जब ये पृथ्वी पर आते हैं तो कभी कभार जमीन में भी गिर जाते हैं। अब जब जमीन में गिर जाते हैं तो बड़े बड़े क्रेटर उत्पन्न कर देते हैं। आपको एक झील का नाम याद होगा, महाराष्ट्र में है, वो क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। और वो क्रेटर कौन से हैं? यही धूमकेतु जो कि अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरे हैं। अब क्या होता है कि जब ये ग्रह ऊपर से उल्का पिंड जो है ऊपर से गिरते हैं, तो जहां पर इनको टेम्परेचर हाई मिलता है तो ये जलने लगते हैं। जब ये जलने लगते हैं तो अपन को चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद वो टेम्परेचर फिर से ठंडा होता है, तो कुछ ये फिर से ठोस आकार में हो जाते हैं। और कुछ उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि गर्म होने के बाद ठंडे नहीं हो पाते, और ठंडे होते होते कुछ तो जल जाते हैं वहीं अंतरिक्ष में ही, लेकिन कुछ जो है तो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और ये ठंडे हो करके फिर जब पृथ्वी के पास आएंगे तो ठंडा, आपको पता होगा कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, पहले ऊपर गर्म है, फिर ठंडा है, फिर गर्म है, फिर ठंडा। जैसे कि आप हिमालय पर्वत से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 किलोमीटर के ऊपर ही कितना ठंडा मौसम है कि वहां पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो आपके 8 किलोमीटर जब इतनी ठंडी है तो ऊपर कितनी होगी? उसके ऊपर जो समताप मंडल है, समान ताप रहता है, फिर उसके ऊपर आयन मंडल है। तो ये आप समझ लीजिए कुछ जगह मौसम ठंडा है, मौसम नहीं बोल सकते हैं, तापमान कुछ जगह ठंडा है और कुछ जगह गर्म है। तो ये जब गर्म तापमान में आते हैं तो जलने लगते हैं, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो ठंडा होने लगते हैं। तो कुछ तो गर्म होकर के जल जाते हैं, और कुछ जो है तो इतने बड़े होते हैं कि कुछ हिस्सा जलने के बावजूद भी वो नीचे आ जाता है, और ठंडा होने के कारण ठोस आकार फिर से धारण कर लेता है और पृथ्वी में गिर जाते हैं। तो ये जो धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, कभी कभार ये पृथ्वी में गिरते हैं, जिन्हें हम सभी लोग टूटे हुए तारे की संज्ञा कहते हैं, जो कि ये गलत है। ये एक्चुअली में धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी पर आ गिरते हैं और इनका आकार बहुत बड़ा होता है, यही धूमकेतु। और जबकि ये भी पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने ये समझा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और धूमकेतु के बारे में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चारों ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इनमें से वीनस को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वहीं जो आपका वीनस है अर्थात शुक्र है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। मीन्स पृथ्वी पे दिन जो है पूर्व दिशा की ओर होता है। इसी प्रकार से मार्स और मरकरी में भी पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय होगा, लेकिन वीनस में पश्चिम दिशा की ओर सूर्योदय होगा और पूर्व दिशा की ओर सूर्यास्त होगा। तो टोटल 2 ही ग्रह हैं जो अपोजिट एंड में घूमते हैं पृथ्वी के बाकी ग्रह के रिस्पेक्ट में, वो है यूरेनस और वीनस। तो कैसे याद करेंगे? UV
यू मीन्स यूरेनस, वी मीन्स वीनस। यू और वी जो हैं उल्टा घूमते हैं, मीन्स पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह जो 6 बचे हुए ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो यू वी याद रखिएगा, यू और वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसीलिए हमारे पृथ्वी में जो सूर्योदय होता है पूर्व में होता है और सूर्यास्त जो है पश्चिम में होता है। तो ये कुछ जानकारी थी उल्का ग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में। अब आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में। सूर्य से 5वां ग्रह है। आपको पहले बताया कि 4 धूमकेतु के अंदर है और 4 पृथ्वी के बाहर है। उनको इनर और इनको आउटर कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य की परिक्रमा 11 साल 315 दिन में करता है तथा 1 घंटे भी लगते हैं। आप याद रखिए कि 11 साल 315 दिन व 1 घंटे लगते हैं। और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अब तक का सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा इत्यादि प्रमुख हैं। गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अभी आप देख रहे थे कि चंद्रमा पृथ्वी का है, डिमोस और फोबोस मंगल के हैं। बुध और शुक्र में कोई उपग्रह नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति में 63 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा ये प्रमुख हैं। लेकिन गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है गैनीमेड। आगे देखते हैं। बृहस्पति के लाल धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई थी। देखिए आप जगह जगह पर स्पॉट दिख रहे हैं, लाल धब्बे दिख रहे हैं इस तरह से। तो इसकी जो खोज की गई थी वो पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा की गई थी। सबसे भारी ग्रह एवं इसका पलायन वेग सर्वाधिक है। आप समझ सकते हैं कि जो ये ग्रह है ये सबसे भारी ग्रह है और इसका पलायन वेग जो है सर्वाधिक है, मीन्स 59.4 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात यदि कोई सी भी वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकी जाए या फिर अंतरिक्ष में फेंकी जाए तो वो फिर पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ सकती। वहीं जो बृहस्पति है इसका पलायन वेग 59.4 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पलायन वेग सर्वाधिक है। आगे देखते हैं सैटर्न, शनि के बारे में। आकाश में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। टाइटन, कैसिनी, यूरोस मिशन टाइटन उपग्रह से संबंधित इसकी खोज की गई थी। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है इसके चतुर्दशिक वलय हैं। आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ छल्ले के आकार के कुछ वलय हैं और अब तक इनकी जो संख्या ज्ञात की गई है कुल 10 वलयों की संख्या ज्ञात की जा चुकी है। टाइटन पर नाइट्रोजनिक वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिले हैं। शनि के कुछ अन्य प्रमुख उपग्रह हैं, इनमें से मीमांस, एनसिल्यूड, टेथिस, रिया, फोबो आदि इसके प्रमुख उपग्रह हैं। और इसकी जो घनत्व है वो है 0.7 किलोमीटर, अर्थात यह यदि पानी में रख दिया जाए तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। आगे देखते हैं। एक इसका उपग्रह है जिसका नाम है फोबो। शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है। शनि जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो जो फोबो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जो यू और वी दो ग्रह हमने बताए थे जिस दिशा में चक्कर लगाते हैं उसी दिशा में आपका फोबो उपग्रह है शनि का। फोबोस मत समझ लीजिएगा, फोबोस मंगल ग्रह का है और फोबो शनि ग्रह का है। फोबो जो है शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है और शनि आंखों से देखा जा सकने वाला अंतिम ग्रह है, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप शुक्र भी आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। और मंगल को भी आप दूरबीन अंतरिक्ष दूरदर्शी से देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप अंतरिक्ष में शनि ग्रह को भी आप आंखों से देख सकते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन।
और ये जो है बुध ग्रह के बराबर है। और जो अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीडो, और ये जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, या फिर गैनीमीडो भी कहते हैं इसे। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। तो याद रखिएगा, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको हम बोलेंगे टाइटन, और वहीं बृहस्पति और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोलेंगे तो वो है गैनीमीडो या फिर गैनीमीड। आगे देखते हैं यूरेनस। सूर्य से 7वां ग्रह है, और ये जो है पृथ्वी में पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, अर्थात यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त जो आपका सनसेट होगा वो ईस्ट में होगा। आगे देखते हैं आकार में तीसरा ग्रह, तापमान 215 डिग्री सेल्सियस। तो जो सबसे बड़ा उपग्रह था उनमें से कौन सा था? बृहस्पति, उसके बाद शनि, और तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है अरुण। कुछ इस प्रकार से अरुण आपको दिखाई देगा। जो यूरेनस है कुछ इस प्रकार से नीला ही दिखाई देता है, जिसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी। जो शनि यूरेनस की खोज की गई थी, उसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग इसे 84 वर्ष 6 दिन व 3 घंटे लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी में 84 वर्ष हो जाएंगे तब इनका 1 वर्ष होगा, अर्थात सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष 6 दिन 3 घंटे में करता है। आपको याद होना चाहिए कि जिनका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही चक्कर लगाने का टाइम भी ज़्यादा होगा। पृथ्वी सूर्य के पास में है इसलिए 365 दिन 66 दिन में चक्कर लगा लेती है। उसी प्रकार से जो आपका यूरेनस है, अरुण है, वो बहुत दूरी होने के कारण इसको जो चक्कर लगाने में समय लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो कुछ इस प्रकार से था अरुण ग्रह के बारे में। आगे देखते हैं अब नेपच्यून या वरुण ग्रह के बारे में। तो सूर्य से 8वां ग्रह है और आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, देन सैटर्न, देन अरुण, देन वरुण। तो जो नेपच्यून है ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह के चारों तरफ 5 वलय हैं, और यहाँ पर कुल 11 उपग्रह हैं। और जो पहला उपग्रह है वो ट्रिटोन है, दूसरा नेरिड है, और इसी प्रकार से बहुत सारे और भी हैं जिनमें N1, N2, N3, N4, N5 इत्यादि इसके अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ वलय हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ जानकारी थी वरुण ग्रह के बारे में। आगे देखते हैं खगोलीय पिंडों का नया वर्गीकरण 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के 75 देशों के भूगोलवेत्ताओं ने भाग लिया। आप समझ सकते हैं कि जो आपका सबसे लास्ट ग्रह था जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, उसे अब ग्रह की संज्ञा में नहीं रखा गया है। तो कुछ उसी के बारे में बताया गया कि 24 अगस्त 2006 को IAU के द्वारा एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, या फिर चेक गणराज्य के प्राग में हुआ था, जिसमें 75 देशों के कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भाग लिया और इसे कुछ निम्नलिखित श्रेणियां बनाई। और उन श्रेणियों में उन्होंने ये बताया कि जो पारंपरिक ग्रह हैं वो कुल 8 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। और जो प्लूटो है इसे अपारंपरिक ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। उनमें से और भी हैं प्लूटो, सेरिस, इसी जिसे हम जेना भी कहते हैं, जो नेपच्यून उपग्रह के आगे लगभग वर्तमान सौर मंडल की सीमा के बाहर है। जो इसका एक सौर मंडल की एक सीमा लिमिट निर्धारित की गई है उसके बाहर है। कौन कौन से? सेरिस, इसी और प्लूटो। और स्मॉल सोकर सिस्टम बॉडीज
मंगल ग्रह व बृहस्पति की कक्षा के बीच बड़ी संख्या में उपग्रह व आकाशीय पिंड है, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा किया था, जिन्हें हम उल्का पिंड, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये बड़ी संख्या में है और ये जो है कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड है। अब जो प्लूटो है इसे ग्रह की संख्या में नहीं रखा गया। 2006 में इसे ग्रह की संख्या से बाहर कर दिया गया, जबकि 2006 तक ये जो है हमारे 9 ग्रहों की सूची में आता था। अब इसको हटाया क्यों गया ग्रहों की संख्या से? तो हटाने का भी एक रीजन था कि जो सभी क्राइटेरिया रखे गए थे ग्रहों की परिभाषा में, एक तो वो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरा, जब ये सूर्य का चक्कर लगा रहा था तो बाकी दूसरों ग्रहों के पाथ को काट रहा था। जैसे जब ये चक्कर लगाता था तो कुछ ऐसे पास करता था, तो इसलिए जो है इसे ग्रहों की परिभाषा से हटा दिया गया और वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी सौर मंडल के बारे में, उनसे संबंधित बाकी सभी ग्रहों के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में। अब आपको हमें इनमें से कोई सजेशन देना है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्वेश्चन है कि जो सूर्य की आयु निर्धारित की गई है वो कितने करोड़ वर्ष या कितने अरब वर्ष निर्धारित की गई है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।